लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास सेवा सदन का भाग 3। गंगाजलियानों को तो मैं क्या ही पर अपनी भूल पर पछताया करती थी। यह वह मैं का ना था जहाँ उसने अपने बालकपन में गुड़िया खेली थी, मिट्टी के घरौंदे बनाए थे, माता पिता की गोद में पली थी। माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था, गांव में पुराने आदमी न दिखाई देते थे, यहाँ तक कि पेड़ों की जगह खेत और खेतों की जगह पेड़ लगे हुए थे। वह अपना घर भी मुश्किल से पहचान सकी और सबसे दुख की बात यह थी कि वहाँ उसका प्रेम या आदर न था। उसकी भवा जहन भी उससे मुंह फुलाए रहती, जहन भी अब अपने घर बहुत कम रहती। पड़ोसियों के यहाँ बैठी हुई गंगाजली का दुखड़ा रोया करती। उसकी 2 लड़कियाँ थीं और वह भी सुमन और शांता से दूर दूर रहती। गंगाजली के पास रामदास के रुपए में से कुछ न बचा था। यही 400-500 रुपए रह गए थे जो उसने पेट काट काट कर जमा किए थे। इसलिए वह अमरनाथ से सुमन के विवाह के विषय में कुछ ना कहती। यहाँ तक कि 6 महीने बीत गए। क्रिश्चियन ने जहाँ पहला संबंध ठीक किया था वहाँ से साफ जवाब आ चुका था, लेकिन उमानाथ को यह चिंता बराबर लगी रहती थी। उन्हें जब अवकाश मिलता 2-4 दिन के लिए वर की खोज में निकल जाते। ज्यों ही वह किसी गांव में पहुंचते वहाँ हलचल मच जाती। युवक गठरियों से वह कपड़े निकालते जिन्हें वह बारातों में पहना करते थे, अंगूठियाँ और मोहनमाले मंगाकर पहन लेते। माताएं अपने बालकों को नहला धुला कर आंखों में काजल लगा देती और धुले हुए कपड़े पहनाकर खेलने भेजती। विवाह के इच्छुक बूढ़े नाइयों से मूंछ कटवाते और पके हुए बाल चुनवाने लगते। गांव के नाई और कहार खेतों से बुला लिए जाते। कोई अपना बड़प्पन दिखाने के लिए उनसे पैर दबाता तो धोती ठटवाता। जब तक उमानाथ वहाँ रहते स्त्रियां घरों से न निकलती, कोई अपने हाथ से पानी न भरता, कोई खेत में न जाता। पर उमानाथ की आंखों में यह घर न जचते थे। सुमन कितनी रूपवती, कितनी गुणशील, कितनी पढ़ी लिखी लड़की है। इन मूर्खों के घर पढ़कर उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। अंत में उमानाथ ने निश्चय किया कि शहर में कोई वर ढूंढना चाहिए। सुमन के योग्य वर देहात में नहीं मिल सकता। पर शहर वालों की लंबी चौड़ी बातें सुनी तो उनके होश उड़ गए। बड़े आदमियों का तो कहना ही क्या, दफ्तरों में मुसद्दी और क्लर्क भी हजारों का राग अलापते थे। लोग उनकी सूरत देखकर भड़क जाते। 2-4 सज्जन उनकी कुल मर्यादा का हाल सुनकर विवाह करने को उत्सुक हुए, पर कहीं तो कुंडली न मिली और कहीं उमानाथ का मन भी न भरा। वह अपनी कुल मर्यादा से नीचे न उतरना चाहते थे। इस प्रकार पूरा 1 साल बीत गया। उमानाथ दौड़ते दौड़ते तंग आ गए, यहाँ तक कि उनकी दशा औषधियों के विज्ञापन बंटवाने वाले उन मनुष्य की सी हो गई और जो दिन भर बाबू संप्रदाय को विज्ञापन देने के बाद संध्या को अपने पास विज्ञापनों का एक भारी पुलिंदा पड़ा हुआ पाता है और उस बोझ से मुक्त होने के लिए उन्हें सर्वसाधारण को देने लगता है। उन्होंने मन, विद्या, रूप और गुण की ओर से आंखें बंद करके केवल कुलीनता को पकड़ा। उसे वह किसी भांति न छोड़ सकते थे। माघ का महीना था। उमानाथ स्नान करने गए। घर लौटे तो सीधे गंगाजली के पास जाकर बोले, लो बहन, मनोरथ पूरा हो गया, बनारस में विवाह ठीक हो गया। गंगाजली बोली, भला किसी तरह तुम्हारी दौड़ धूप तो ठिकाने लगी। लड़का पढ़ता है ना? उमानाथ ने कहा, पढ़ता नहीं, नौकर है, कारखाने में 15 रुपए का बाबू है। गंगाजली बोली, घर द्वार है? उमानाथ ने कहा, शहर में किसके घर होता है, सब किराए के घर में रहते हैं। गंगाजली बोली, भाई बंद, माँ बाप? उमानाथ ने कहा, माँ बाप दोनों मर चुके हैं और भाई बंद शहर में किसके होते हैं। उम्र
क्या है उमानाथ? यही कोई 30 साल की लगभग होगी। गंगाजली बोली, देखने सुनने में कैसा है? उमानाथ बोला, सो मैं एक शहर में कोई कुरूप तो होता ही नहीं। सुंदर बाल, उजले कपड़े सभी के होते हैं और गुणशील बातचीत का तो पूछना ही क्या। बात करते हुए मुंह से फूल झड़ते हैं। नाम गजाधर प्रसाद है। गंगाजली बोली, तो दुआएं होंगी? और अमानात ने कहा, हाँ मैं तो दुआ पर, उससे क्या। शहर में कोई बुढ़ा तो होता ही नहीं। जवान लड़के होते हैं और बुढ़े जवान। उनकी जवानी सदाबहार होती है। वही हंसी दिल लगी, वही तेल फुलेल का शौक। लोग जवान ही रहते हैं और जवान ही मर जाते हैं। गंगाजली ने कहा, कुल कैसा है? उमानाथ बोले, बहुत ऊंचा, हमसे 2 विस्वे बड़ा है। पसंद है ना? गंगाजली ने उदासीन भाव से कहा, जब तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। फागुन में सुमन का विवाह हो गया। गंगाजली दामाद को देखकर बहुत रोई। उसे ऐसा दुख हुआ मानो किसी ने सुमन को कुएं में डाल दिया हो। सुमन ससुराल आई तो यहाँ की अवस्था उससे भी बुरी पाई। जिसकी सामने कल्पना की थी, मकान में केवल 2 कोठियाँ थीं और एक साइवान। दीवाने में चारों ओर लोहनी लगी थी। बाहर से नालियों की दुर्गंध आती रहती थी। धूप और प्रकाश का कहीं गुजर नहीं। इस घर का किराया 3 रुपए महीने देना पड़ता था। सुमन के 2 महीने आराम से कटे। गजाधर की एक बूढ़ी बुआ घर का सारा कामकाज करती थी, लेकिन गर्मियों में शहर में हैजा फैला और बुढ़िया चल बसी। अब वह बड़े फेर में पड़ी। चौका बर्तन करने के लिए महरियाँ 3 रुपए से कम पर राजी न होती थी। 2 दिन घर में चूल्हा नहीं जला। गजाधर सुमन से कुछ न कह सकता था। दोनों दिन बाजार में पूरियां लाया। वह सुमन को प्रसन्न रखना चाहता था। उसके रूप लावण्य पर मुग्ध हो गया था। 30 दिन वह घड़ी रात रहे उठा और सारे बर्तन मांज डाले। चौका लगा दिया। कल से पानी भर लाया। सुमन जब सोकर उठी तो यह कौतुक देखकर दंग रह गई। समझ गई कि उन्होंने सारा काम किया। लज्जा के मारे उसने कुछ नहीं पूछा। संध्या को उसने आप ही सारा काम किया। बर्तन मांजती थी और रोती जाती थी, पर थोड़े ही दिनों में उसे उन कामों की आदत पड़ गई। उसे अपने जीवन में आनंद सा अनुभव होने लगा। गजाधर को ऐसा मालूम होता था मानो जग जीत लिया है। अपने मित्रों से सुमन की प्रशंसा करता फिरता। स्त्री नहीं है, देवी है। इतने बड़े घर की लड़की घर का छोटे से छोटा काम भी अपने हाथ से करती है। भोजन तो ऐसा बनाती है कि दाल रोटी में पकवान का स्वाद आ जाता है। दूसरे महीने उसने वेतन पाया तो सबका सब सुमन के हाथ में रख दिया और आज उसको स्वच्छंदता का आनंद प्राप्त हुआ। अब उसे एक एक पैसे के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़ेगा। वह इन रुपयों को जैसे चाहे खर्च कर सकती है, चाहे खा पी सकती है, पर गृह प्रबंध में कुशल न होने के कारण वह आवश्यक और अनावश्यक खर्च का ध्यान न रखती थी। परिणाम यह हुआ कि महीने में 10 दिन बाकी थे और सुमन ने सब रुपए खर्च कर डाले थे। उसने गृहिणी बनने की नहीं, इंद्रियों के आनंद भोग की शिक्षा पाई थी। गजाधर ने यह सुना तो सन्नाटे में आ गया। अब महीना कैसे कटेगा? उसके सिर पर एक पहाड़ सा टूट पड़ा। उसकी शंका उसे कुछ पहले ही हो रही थी। सुमन से कुछ न बोला, पर सारे दिन उस चिंता का सवार रहा। अब 3 बीच में रुपए कहाँ से आ गए? गजाधर ने सुमन को घर की स्वामिनी बना तो दिया था, पर वह स्वभाव से कृपण था। जलपान की जलेबियां उसे विष के समान लगती थी। दाल में घी देखकर उसके हृदय में शूल होने लगता था। वह भोजन करता तो बटुली की ओर देखता कि कहीं अधिक तो नहीं बना है। दरवाजे पर दाल चावल फेंका देखकर उसके शरीर में ज्वाला सी लग जाती थी, पर सुमन की मोहनी सूरत ने उसे वशीभूत कर दिया था। मुँह से कुछ न कह सकता, पर आज जब कई आदमियों से उधार मांगने पर रुपए न मिले तो वह अधीर हो गया। घर में आकर बोला, रुपए तो तुमने खर्च कर दिए, अब बताओ कहाँ से आए? सुमन बोली, मैंने कुछ उड़ा तो नहीं दिए। गजाधर बोला, उड़ाए नहीं, पर यह तो तुम्हें मालूम था कि इसी के महीने भर चलाना है, इसी हिसाब से खर्च करना था। सुमन ने कहा, उतने रुपए में बरकत
थोड़े ही हो सकते हैं। गजाधर ने कहा, तो मैं डाका तो नहीं मार सकता। बातों बातों में झगड़ा हो गया। गजाधर ने कुछ कठोर बातें कहीं। अंत को सुमन ने अपनी हंसलू गिरवी रखने को दी और गजाधर बुनबुनाता हुआ लेकर चला गया। लेकिन सुमन का जीवन सुख में कटा था। उसे अच्छा खाने अच्छा पहनने की आदत थी। अपने द्वार पर खोमचे वालों की आवाज़ सुनकर उससे रहा न जाता। अब तक वह गजाधर को भी खिलाती थी, अब से अकेली ही खा जाती। जिभा रस भोगने के लिए पति से कपट करने लगी। धीरे धीरे सुमन के सौंदर्य की चर्चा मोहल्ले में फैली। पास पड़ोस की स्त्रियां आने लगीं। सुमन उन्हें नीच दृष्टि से देखती, उनसे खुलकर न मिलती, पर उसके रीति व्यवहार में वह गुण था जो ऊंचे कुलों में स्वाभाविक होता है। पड़ोसियों ने शीघ्र ही उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। सुमन अपने बीच में रानी मालूम होती थी। उसकी सगर्व प्रकृति को इसमें अत्यंत आनंद प्राप्त होता था। वह उन स्त्रियों के सामने अपने गुणों की बढ़ाकर दिखाती, वे अपने भाग्य को रोती। सुमन अपने भाग्य को सराहती। वे किसी की निंदा करती तो सुमन उन्हें समझाती। वह उनके सामने रेशमी साड़ी पहनकर बैठती जो वह मैके से लाई थी। रेशमी जैकेट खूंटी पर लटका देती। उन पर इस प्रदर्शन का प्रभाव सुमन की बातचीत से कहीं अधिक होता था। वे वेशभूषा के विषय में उसकी सम्मति को बड़ा महत्व देती। नए गहने बनवाती तो सुमन से सलाह लेती। साड़ियाँ लेती तो पहले सुमन को अवश्य दिखा लेती। सुमन ऊपर से उन्हें निष्काम भाव से सलाह देती, पर उसे मन में बड़ा दुख होता। वह सोचती, यह सब नए नए गहने बनवाती हैं, नए नए कपड़े लेती हैं और यहाँ रोटियों के लाले हैं। क्या संसार में मैं ही सबसे अभागनी हूँ? उसने अपने यहाँ यही सीखा था कि मनुष्य को जीवन में सुख भोग करना चाहिए। उसने कभी वह धर्म चर्चा न सुनी थी, वह धर्म शिक्षा न पाई थी जो मन में संतोष का बीजारोपण करती है। उसका हृदय असंतोष से व्याकुल रहने लगा। गजाधर इन दिनों बड़ी मेहनत करता। कारखाने से लौटते ही एक दूसरी दुकान पर हिसाब किताब लिखने चला जाता था। वहाँ से 8 बजे रात को लौटता। इस काम के लिए उसे 5 रुपए और मिलते थे, पर अपनी आर्थिक दशा में कोई अंतर न दिखाई देता था। उसकी सारी कमाई खाने पीने में उड़ जाती थी। उसका संचयशील हृदय इस खापी बराबर दशा में बहुत दुखी रहता था। उस पर सुमन उसके सामने अपने फूटे कर्म का रोना रो रो कर उसे और भी हताश कर देती थी। उसे यह न मालूम था कि सुमन मेरी प्रेम रसपूर्ण बातों में मिठाई के दोनों को अधिक आनंदप्रद समझती है। अतएव वह अपने प्रेम और परिश्रम से फल न पाकर उसे अपने शासनाधिकार से प्राप्त करने की चेष्टा करने लगा। इस प्रकार रस्सी में दोनों ओर से तनाव होने लगा।